राज और बाकी लोग निपटारा मंच पहुंच गए थे। फकीर ने गुलगुले को भागने की सजा के तौर पर काफी मार लगाई। टफी को बाबा बैरागी ने खास हड्डी खाने के लिए दी थी। टफी बाबा बैरागी की बेइज्जती करने के लिए साजिश रच रहा था। उसने रेस के दौरान बाबा बैरागी की बेइज्जती भरा एक गाना स्पीकर पर गाने का मन बनाया था। तो तुम यहाँ हो टफी? शाकाल ने टफी के पास आकर कहा। आखिर ये क्या कहना चाहते हैं? राज ने कंफ्यूज होकर सोचा। शाकाल ने टफी को एक तरफ फेंक दिया और उसकी हड्डी छुड़ाकर खा ली। टफी को बहुत गुस्सा आया और वो शाकाल को काटने के लिए दौड़ा। अरे अरे, इतने सालों में भी तुम में कोई बदलाव नहीं आया। मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ। तुम मेरी तरफ झपटने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अरे मैं तो भूल ही गया, इसके अलावा कुछ और करने के तुम काबिल ही नहीं, शाकाल ने कहा। इसके बाद दोनों के बीच काफी देर तक झड़प चली, जिसमें शाकाल की जीत हुई और खामियाजा टफी को ही भुगतना पड़ा। टफी और शाकाल के बीच का ये तमाशा 3 मिनट तक जारी रहा। इस दौरान सभी पहाड़ी महारथी अपने ट्रैक्टर मॉडिफाई करने में लगे हुए थे। वो छुपाकर अपना ट्रैक्टर मॉडिफाई नहीं कर रहे थे, बल्कि खुलेआम उसमें चीजें जोड़ या घटा रहे थे। सीनियर फकीर, क्या आप मेरे ट्रैक्टर को दुआ देंगे? इसके बदले मैं आपके ट्रैक्टर में वाटरप्रूफ जादू कर दूंगा। मेरा वाटरप्रूफ जादू पूरे पहाड़ी महारथियों में सबसे बेहतर है, लंबकड़ ने कहा। फकीर ने लंबकड़ की बात मान ली। थोड़ी ही देर में लंबकड़ का ट्रैक्टर सोने का हो गया। सीनियर बाबा बैरागी, क्या ट्रैक्टर में हवाई जहाज का पंख लगा सकते हैं? धामी ने पूछा। जब तक ट्रैक्टर को हवाई जहाज में ना बदला जाए तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये बात सीनियर वसीम से पूछना ज्यादा बेहतर रहेगा, बाबा बैरागी ने कहा। ठीक है, धामी ने कहा और वसीम को फोन लगाया। सीनियर तलत, क्या ये मिसाइल है? आप इसे ट्रैक्टर पर लगा रहे हैं? त्रिकालदर्शी ने कहा। राज ने मुड़कर देखा तो तलत अपने ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली में मिसाइल रख रहा था। हाँ, हमारे तलत कबीले की शाखा को एक बार कुछ लोगों ने लूटा था, तब मैंने उनसे बदला लिया था और उनमें मुझे लड़ाई का कुछ सामान हासिल हुआ था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो सामान किसी दिन मेरे काम आएगा, तलत ने जवाब दिया। इतना कहकर तलत ने सरस की तरफ देखा। शायद ये मिसाइल उसी के लिए तैयार की जा रही थी। सभी पहाड़ी महारथी इसी तरह से अपने ट्रैक्टर मॉडिफाई करने में लगे थे। उनके मॉडिफाई करने के तरीके काफी भयानक होते जा रहे थे। राज को पूरा यकीन था कि अगर ये ट्रैक्टर किसी शहर में उतरे तो उसे तबाह करने की ताकत रखते हैं। लेकिन अभी भी दिक्कत ये थी कि ग्रुप के सीनियर्स अभी भी संतुष्ट नहीं थे और वो लगातार मॉडिफाई करते जा रहे थे। मुझे तो लगता है ये कंपटीशन बहुत ही भयानक होने वाला है, राज ने कहा। चिंता मत करो, सभी को अच्छे से मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं। ये सब देखने में अजीब लग सकता है, लेकिन कोई भी दुर्घटना नहीं होगी, बाबा बैरागी ने कहा। हेलो सीनियर, क्या आप भी कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं? राज ने पूछा। असल में मेरे पास सीनियर वसीम के साथ खजाना ढूंढने जाने का वक्त नहीं है, क्योंकि मुझे अपना लेवल बढ़ाने पर काम करना है। मैं काफी लंबे समय से 6वें लेवल पर ही हूँ और अब मुझे 7वें लेवल पर जाना ही होगा। हालांकि मैं इस कंपटीशन का ऑर्गेनाइजर हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे ये देखने में ज्यादा मजा आएगा, तो मैं दर्शक बनकर ही इसमें हिस्सा लूंगा, बाबा बैरागी ने कहा। इसके बाद बाबा बैरागी ने एक बक्सा उठाया और राज को दे दिया। ये सीनियर वसीम को लेकर आने के तोहफे हैं, जिन्हें पहाड़ी महारथियों ने मिलकर दिया, बाबा बैरागी ने कहा। शुक्रिया सीनियर, क्या मैं इसे अभी खोलकर देख सकता हूँ? राज ने बक्सा लेकर कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, बाबा बैरागी ने सिर हिलाकर कहा। राज ने तुरंत ही बक्सा खोला और उसे उसमें जादुई दवाइयों की शीशियां दिखाई दी। बाबा बैरागी ने उसे एक एक दवाई के बारे में अच्छे से समझा दिया। ये सारी चीजें राज को अगले 6 महीने तक काम में आ सकती थी। आप सभी को इन्हें जुटाने में काफी दिक्कत आई होगी। मेरी खातिर इतना सब करने का शुक्रिया, राज ने कहा। हाँ, दिक्कत तो काफी आई, बाबा बैरागी ने मुस्कुराकर कहा। इतने में ही बाबा बैरागी की नजर राज के पर्स पर पड़ी। बाबा बैरागी हैरान था कि राज के पास 3 या 4 लेवल का ये जादुई खजाना कहां से आया। मैंने भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। ये टफी का ख्याल रखने के बदले में है। इसमें कुछ जादुई कपड़े हैं। अब जब तुम्हारे पास जादुई हथियार, खजाने और टेक्निक की भरमार है, तो मैंने तुम्हें ये जादुई कपड़े देने का सोचा।
इन्हें पहनकर बिना डिफेंस एक्टिवेट किए भी तुम छोटे हथियार की गोली का सामना भी कर सकते हो। अगर तुम इसका डिफेंस एक्टिवेट करोगे तो गोलियों की बारिश भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बाबा बैरागी ने कहा और एक छोटा बक्सा आगे बढ़ाया। बाबा बैरागी की बात सुनकर राज की आंखों में चमक आ गई और उसने बक्सा ले लिया। इसे खोल कर देखो, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें यह काफी पसंद आएगा, बाबा बैरागी ने कहा। राज ने बक्सा खोला तो उसमें हरे रंग के चेक पैटर्न में कपड़े थे जो किसी बेडशीट जैसे लग रहे थे। बताओ कैसा लगा, ये सुंदर है ना? बाबा बैरागी ने मुस्कुराकर पूछा। सीनियर, क्या इन कपड़ों का कोई नाम भी है? राज ने पूछा। हाँ, ये हरा पन्ना बख्तर है, बाबा बैरागी ने कहा। इस दौरान गुलगुले दौड़कर राज के पास आया। गुलगुले के कंधे पर ज्योत्सना सो रही थी। अरे बख्तर, सीनियर राज, आखिर आपने सन्यासी बनने का फैसला ले ही लिया। मैंने तो पहले ही कहा था, आपका सिर पूरी तरह से एक सन्यासी जैसा है। आप इसे पहनकर क्यों नहीं दिखाते? मुझे भी एक बख्तर चाहिए था, लेकिन हमारे कबीले में वहीं के बने कपड़े पहनने की इजाजत है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि बख्तर पहनकर कैसा लगता है, गुलगुले ने कहा। इतने में ज्योत्सना की नींद भी खुल गई। अरे राज, इसे पहनकर दिखाओ, ज्योत्सना ने कहा। हाँ राज, इसे पहनो, हम भी देखना चाहते हैं। इस पर धूल मिट्टी नहीं चढ़ती तो इसके गंदे होने की चिंता मत करो, बाबा बैरागी ने हंसकर कहा। ठीक है, राज ने कहा और बख्तर पहनने लगा। इतने में ही दूर से पंखुड़ी ने राज की तस्वीर खींच ली। वाह राज, तुम तो कमाल के लग रहे हो। हालांकि तुमने इसे गलत पहना है, ये बख्तर है, कोई चोगा नहीं। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है, पंखुड़ी ने दूर से ही कहा। इतने में ही फकीर राज के पास आया और उसने राज के कंधे को थपथपाया। उसने राज का बख्तर निकाला और ठीक ढंग से पहना दिया। इसके बाद वो वहां से चला गया। मेरे टीचर सन्यासियों के कपड़ों को लेकर बहुत ऑब्सेस हैं। वो गलत ढंग से पहने कपड़े पसंद नहीं करते। उनकी नजरों में सन्यासियों को एकदम पक्के ढंग से कपड़े पहनने चाहिए। वो तो खैर मनाओ कि आप हमारे कबीले के नहीं हैं, वरना ऐसे बेढंग से कपड़े पहनने पर आपको सजा भी मिल सकती थी, गुलगुले ने कहा। बहुत बढ़िया, ये कपड़े तुम पर काफी जच रहे हैं, बाबा बैरागी ने कहा। राज, क्या तुम इन कपड़ों की डिफेंस पावर का इस्तेमाल करना चाहोगे? त्रिकालदर्शी ने पूछा। मैं इसे कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं? राज ने कहा। राज के बस इतना कहने की ही देर थी कि त्रिकालदर्शी ने एक बंदूक निकाली और राज पर गोलियां दाग दी, लेकिन गोलियां बख्तर से टकराकर जमीन पर गिर गईं। राज को बस महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे उंगली लगाई हो। उसे कोई भी चोट नहीं पहुंची थी। इसकी रक्षात्मक ताकत तो कमाल की है, शायद हमें कुछ और करके देखना चाहिए। सीनियर तलत मिसाइल लिए हैं, क्या तुम उसे आजमाना चाहोगे? त्रिकालदर्शी ने कहा। राज ने यह सुनते ही तुरंत ना में से हिला दिया। वो किसी भी हाल में एक मिसाइल को अपने शरीर पर नहीं लेना चाहता था। इसी दौरान सौरभ निपटारा मंच की तरफ डिलीवरी लेकर बढ़ रहा था। यह जगह तो कुछ ही समय में काफी बदल गई। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तब ये ऐसी नहीं थी, सौरभ ने कहा। राज के कपड़ों में चोरी से बचने के लिए पासवर्ड भी था, लेकिन बाबा बैरागी को वो ध्यान नहीं था, इसलिए पासवर्ड मिलने तक राज ये कपड़े उतार नहीं सकता था। इसके बाद राज अपनी नई तलवार टेक्निक की प्रैक्टिस करने चला गया। राज, मुझे लगता है कि तुम पर कोई नजर रख रहा है और उसके इरादे ठीक नहीं हैं। तभी अचानक शाकाल ने राज के पास आकर कहा। लेकिन क्यों? क्या असीम शैतानी कबीले वाले ऐसा कर रहे हैं, या कालैमी कौम के लोग, या शायद साहा की कठपुतलियां? राज ने मनीमन सोचा। क्या मैं उन्हें निपटा दूं, या तो मैं उनकी सारी जानकारी निकाल सकता हूं, शाकाल ने कहा। सीनियर, इसके बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूं? राज ने पूछा। यह तो बहुत आसान है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मुझे गाड़ियों से दिक्कत है, इसलिए तुम मेरे शरीर पर काबू करके मेरी जगह पर इस कंपटीशन में भाग ले सकते हो। कंपटीशन खत्म होते ही मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम पर नजर रखने वालों को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, शाकाल ने कहा। मुझे आपके शरीर पर काबू करना होगा, लेकिन मैं ये कैसे कर सकता हूँ? राज ने हैरान होकर कहा। इसका मतलब तुम राजी हो? काबू करना तो बहुत आसान है,
बस मेरी आंखों में देखो, शाकाल ने कहा। बस इतना कहने की ही देर थी कि शाकाल ने अपना चश्मा उतारा। उसकी आंखों में देखते ही राज को पूरा ब्रह्मांड दिख गया। राज शाकाल की आंखों में खो चुका था। उसे होश भी नहीं रहा कि ऐसा कितनी देर तक चलता रहा। थोड़ी ही देर में राज को वापस होश आया। सीनियर, मैं कैसे आपको कंट्रोल करूंगा? क्या हम अपने सेंसेस को शेयर करके ऐसा करेंगे? राज ने पूछा। राज ने जब इतनी सी बात कही, उतने में ही उसे एहसास हुआ कि उसकी आवाज शाकाल जैसी थी। इतना ही नहीं, राज अपने ही शरीर के सामने खड़ा था और राज की ही आंखों के सामने वो शरीर नीचे गिरने लगा। राज उसे बचाना चाहता था, लेकिन वो सोच में ही इतना डूबा था कि उसे रिएक्ट करने में वक्त लग गया और इतनी देर में सब कुछ उसके हाथ से निकल गया और राज का असली शरीर जमीन पर बहुत जोर से नीचे गिर गया। राज हैरान था। ये सब कैसे हो रहा था? इस बारे में उसे कुछ नहीं पता था। अभी थोड़ी देर पहले ही वो अपने शरीर में था और अब उसका शरीर उसकी आंखों के सामने गिरा था। आखिर शाकाल ने ऐसा क्या किया था जिसके कारण राज अपने ही शरीर को अपनी आंखों से देख पा रहा था? क्या शाकाल ने राज को अपना शरीर दे दिया था? लेकिन अगर ऐसा था तो शाकाल ने राज का शरीर क्यों नहीं अपनाया? क्या राज ने खुद को बड़ी मुसीबत में फंसा लिया था? जब राज से शाकाल ने कहा कि उसे उसका शरीर काबू करना होगा, तो राज को लगा था कि दूर से ही ऐसा करना होगा। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसे शाकाल के शरीर में घुसना होगा। इतना सब काफी नहीं था कि उसका खुद का शरीर फिलहाल जमीन पर पड़ा था। हालांकि राज की आत्मा अभी भी उसी के शरीर में थी, बस शाकाल के शरीर में उसकी चेतना आ गई थी। लेकिन अगर मेरी चेतना इस शरीर में आ गई है, तो इस शरीर की चेतना कहाँ गई? क्या वो मेरे शरीर में है? राज ने सोचा। राज को हर सोच से रिएक्ट करने में 3 सेकंड का समय लग रहा था, इसलिए जब उसने अपने शरीर को उठाने का सोचा तो उसे ऐसा करने में 3 सेकंड का वक्त लगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो काम नहीं बनेगा। कंपटीशन में तो एक एक सेकंड कीमती होता है। अगर मुझे हर बार 3 सेकंड का इंतजार करना पड़ा तो उतने में तो बाकी लोग मुझसे आगे निकल जाएंगे। मैं तो शुरू करते ही हार जाऊंगा, राज ने सोचा। उसकी सोच और भी भयानक तब हुई जब उसका ध्यान लैंड माइन्स, टॉर्पेडोज, डिस्पोजेबल उड़ती तलवार और रेस ट्रैक में दबी बाकी चीजों पर गया। पार्टिसिपेंट्स को इन सभी चीजों के मामले में तेजी से रिएक्ट करने की जरूरत थी। अगर ऐसे में भी राज रिएक्ट करने में 3 सेकंड का वक्त लगाता तो उसके जीतने की तो कोई संभावना ही नहीं थी। अगर इस रिएक्शन टाइम से बचने का कोई तरीका नहीं है तो इस कंपटीशन में हिस्सा लेना तो बस दिखावा ही होगा, राज ने कहा। अभी के लिए बस एक ही अच्छी चीज थी कि यह शरीर शाकाल का था। ऐसे में राज के अपने हाथ पैर खो जाने का खौफ नहीं था और शाकाल के शरीर की हालत तो कंपटीशन के बाद ही समझ आ सकती थी। इस 3 सेकंड के लैग के कारण राज शक्तिहीन महसूस कर रहा था। अभी राज अपने ख्यालों में ही था कि तभी राज ने अपने ही शरीर को बिठाया। उसका शरीर अभी भी कोमा में था, जिससे उसकी चिंता बढ़ चुकी थी। राज की चेतना शाकाल के शरीर में थी, लेकिन शाकाल की चेतना के बारे में राज का कोई अंदाजा नहीं था। अगर मैं सीनियर शाकाल की जगह हिस्सा लेने वाला हूं तो मैं अपने शरीर का क्या करूं? क्या इसे ऐसे ही खुले में छोड़कर जाना होगा? लेकिन इससे तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोग मुझ पर नजर रखे हुए हैं। शायद मुझे अपने शरीर को रखने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी, राज ने मन ही मन सोचा। इतने में ही परितोष कबीले के 2 लोग उस तरफ आए। इस समय परितोष कबीले के कई लोग निपटारा मंच को घेरे हुए थे। ये सभी पहाड़ी महारथियों को देखने आए थे और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करने के लिए तैयार थे। ऐसे में अगर उनकी किस्मत अच्छी निकलती तो कोई न कोई सीनियर उन्हें अपना शिष्य भी बना सकता था। पहाड़ी महारथियों ने भी उनकी मदद को मना नहीं किया था और उन्हें पूरा मौका दिया था। ट्रैक्टर मॉडिफाई करने के दौरान उन्हें वाकई मदद की जरूरत थी और परितोष कबीले के लोग एकदम सही समय पर आए थे। सीनियर शाकाल, परितोष कबीले के लोगों ने आकर कहा। ये 20 साल के लड़का और लड़की थे। उनकी आंखों में ही उनकी तेज बुद्धि की झलक देखी जा सकती थी। हेलो, 3 सेकंड बाद शाकाल ने जवाब दिया। सीनियर, जैसा आपने कहा था, हम यहाँ राज को देखने आए हैं।
आप चिंता मत कीजिए, हम कंपटीशन के खत्म होने तक उसका ख्याल रखेंगे, उसे कुछ भी नहीं होगा। दोनों ने मुस्कुराकर कहा। ये काम करके वो शाकाल से करीबी बढ़ा सकते थे। इन दोनों की बात सुनकर राज हैरान था। शाकाल ने पहले से ही सारी व्यवस्था कर रखी थी। ठीक है, मैं इसे तुम्हारे हवाले छोड़कर जाता हूँ। इस काम के बदले मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। 3 सेकंड बाद शाकाल ने जवाब दिया। शुक्रिया सीनियर, दोनों ने कहा। इसके बाद दोनों ने मिलकर राज के शरीर को उठाया और एक कार की तरफ ले जाने लगे। राज ने इसके बाद शाकाल के ट्रैक्टर की तरफ देखा। परितोष कबीले के 3 लोग उसके ट्रैक्टर को फिनिशिंग टच दे रहे थे। उसके ट्रैक्टर का नंबर 44 था। राज को अपने शरीर में डालने के पहले ही शाकाल ने अपना ट्रैक्टर तैयार करवा लिया था, जो कि राज के लिए बहुत ही राहत की बात थी। इस दौरान सौरभ निपटारा मंच का रास्ता भटक गया था। तभी उसे पीछे से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। ये स्वादल एकेडमी का सुशोभित था। इसी अकादमी में ही लश्कर की महबूबा यास्मीन टीचर थी। सुशोभित के पिता 6वें लेवल के जादूगर शोला सिंह ने उसे कंपटीशन के बारे में बताया था, इसलिए वो तटीय इलाके की तरफ बढ़ रहा था। अच्छा, तो ये भ्रम जादू में उलझ गया है। सौरभ की गाड़ी के पास पहुंचते ही सुशोभित ने सोचा, भाई लगता है तुम किसी परेशानी में फंसे हुए हो। क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? सुशोभित ने पूछा। हाँ भाई, मैं परेशानी में तो हूँ। मैं अपना रास्ता भटक गया हूँ। मैं काफी देर से यहाँ वहां घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा। सौरभ ने कहा। हाँ, ये रास्ता थोड़ा अजीब तो है। वैसे तुम्हारी गाड़ी काफी कमाल की है। लगता है तुमने इस पर काफी मेहनत की है। सुशोभित ने कहा। अरे शुक्रिया, मैंने इसे मॉडिफाई किया है ताकि मैं हर जगह जाकर डिलीवरी दे पाऊं। मैंने इसे हर जगह चलने के लायक बनाया है। वैसे तुम्हारी गाड़ी भी कमाल की है। इसका आकार अलग है और इसकी रफ्तार भी काबिले तारीफ है। सौरभ ने कहा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या तुम मुझसे रेस लगाना चाहोगे? सुशोभित ने कहा। नहीं, शायद मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मुझे अभी भी कुछ पर्सनल डिलीवरी करने हैं। सौरभ ने जवाब दिया। अरे ये तो मेरी बदकिस्मती है। अच्छा तो फिर मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें यहाँ से निकलने में मदद करता हूँ। बस मुझसे सट कर ही चलना। अगर तुम पीछे रह गए तो तुम वापस यहीं पहुंच जाओगे। सुशोभित ने कहा। अच्छा ठीक है, शुक्रिया, सौरभ ने कहा। इसके बाद सुशोभित ने एक्सीलेटर पर पैर रखा और उसकी गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी। सौरभ को उसके पीछे पीछे चलना था। इस हिसाब से ये भी किसी रेस की तरह ही था। इसलिए सौरभ ने भी एक्सीलेटर पर पैर रखकर अपनी गाड़ी को भगाया। जल्द ही वो दोनों भ्रम जादू से बाहर आ गए। थोड़ा आगे चलकर मैं अपने रास्ते पर चला जाऊंगा, सुशोभित ने कहा। लेकिन तभी उसे आसपास से ताकतवर जादूगरों की शक्ति का एहसास हुआ और इतने में ही कोई चमगादड़ सी चीज उड़ती हुई उसकी तरफ आई, लेकिन वो उससे बच निकला, जबकि सौरभ को बचने का समय ही नहीं मिला। ये किसी तरह का तिलिस्म कागज था, जिसके सौरभ की गाड़ी पर चिपकते ही गाड़ी की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। सौरभ ने ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी धीमी होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुशोभित भी सौरभ को बचाने उसके पीछे पीछे चलने लगा। गाड़ी सीधा पहाड़ी महारथियों की तरफ बढ़ रही थी। सभी ने सौरभ की गाड़ी को देखा और सरस ने गाड़ी को रोकने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। जब उसने एक सामान्य से कागज को तिलिस्मी कागज जैसा इस्तेमाल करते देखा और उसमें वसीम की शक्ति महसूस की, तो सरस ने कागज निकालकर अपने पास जादुई खजाने की तरह रखने के बारे में सोचने लगा। अब सौरभ की गाड़ी उसी रफ्तार से चल रही थी, क्योंकि सरस अपने ही ख्यालों में खो गया था। पहाड़ी महारथियों ने सोचा कि अब कौन गाड़ी को रोकेगा। तभी अपने 3 सेकंड के लैग के साथ शाकाल के मन में सौरभ को देखकर उसे बचाने का ख्याल आया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे 3 सेकंड के लैग की बात ध्यान आई, तो उसने ये ख्याल छोड़ भी दिया। लेकिन इस लैग का नतीजा ये हुआ कि जब सौरभ को बचाने का ख्याल आया, तो उसका शरीर आगे बढ़ गया और करीब करीब सौरभ की गाड़ी के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसके बाद सौरभ को ना बचाने वाला ख्याल आया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ये शाकाल कब से इन कामों में आगे होने लगा? कुछ तो गड़बड़ है, लम्बकर्ण ने मनी मन सोचा। इतने में ही शाकाल की अंगूठी से एक रोशनी निकली और 4 पानी के जैसी शील्ड उसके आगे आ गई। पहली और दूसरी शील्ड टूटने के बाद सौरभ की गाड़ी बिल्कुल ठीक ढंग से रुक गई थी।
जिसे देखकर राज ने राहत की सांस ली। गाड़ी के अंदर के एयरबैग खुल चुके थे और सौरभ उसके अंदर बेहोश था। राज शाकाल के शरीर के साथ वैन के गेट पर गया और उसने सौरभ को बाहर निकाला। इसके बाद राज ने उस डिब्बे की तरफ देखा जो गाड़ी से बाहर आ गया था। ये बॉक्स चंद्रशेखर के लिए था, इसलिए राज ने इसे परितोष परिवार को ही देना ठीक समझा। फिर राज ने सौरभ को उठाया और ले जाने लगा। सीनियर रुकिए, आप जिसे लेकर जा रहे हैं वो मेरी गलती से यहाँ आया है। मैं इस मामले की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पर दोष नहीं डालेंगे। तभी सुशोभित ने आकर कहा, अरे लगता है तुमने गलत समझ लिया। हम सौरभ को कुछ भी नहीं करने वाले। मैं पहले भी इससे मिल चुका हूँ। यह बेहोश हो गया था, इसलिए मैं इसे किसी अच्छी जगह ले जाकर देखना चाहता था। राज ने कहा, अच्छा तो ये आपका परिचित है? सुशोभित ने राहत की सांस लेकर कहा। इसके बाद उसकी नजर लाइन से खड़े ट्रैक्टर पर पड़ी। उसे तभी समझ आया कि उसके पापा शायद इसी के बारे में बात कर रहे थे। सूरज ढलने को आते आते करीब 1000 जादूगर इस कंपटीशन को देखने के लिए आ चुके थे। इनमें सुशोभित के पिता शोला सिंह, भौमक, श्यामक, अंधक और दृष्टक शामिल थे। अंधक, जैसे ही कंपटीशन शुरू हो तुम गोली चलाकर इशारा करना, वसीम ने कहा। ये तो मेरा सौभाग्य होगा, 7वें लेवल के जादूगर अंधक ने कहा। राज पूरे विश्वास के साथ अपने ट्रैक्टर के पास आ गया। अब उसे लगने लगा था कि 3 सेकंड का ये लैग उसे रोक नहीं सकता था, लेकिन रेस शुरू करने के लिए जो 3 तक की गिनती गिनी जानी थी, उस हिसाब से तो राज अपने ट्रैक्टर पर भी नहीं चढ़ पाएगा और रेस शुरू हो चुकी होगी। ये सब भी राज के लिए एक सिरदर्द था। हालांकि अब कुछ ही पलों में रेस शुरू होने वाली थी। सभी जादूगर अपने अपने ट्रैक्टर के पास आ चुके थे। सब पूरी तरह से तैयार थे। वसीम और भूपेश भी अपनी तैयारियां कर चुके थे। क्या राज अपने 3 सेकंड के लैग से बचने का कोई तरीका ढूंढ पाएगा? क्या ये लैग राज को किसी जानलेवा समस्या के सामने धकेल देगा? अगर राज और शाकाल की चाल सबके सामने आ गई तो क्या होगा? क्या वसीम इस धोखेबाजी के लिए दोनों को मौत की सजा सुनाएगा?